Hello students, welcome back again to our channel. Today we are here again with the part 7 of the chapter Constitution, Why and How. Till now we have discussed lot of the things related to the chapter. In last video we have discussed the major things of the Indian Constitution, that how we had framed the Constitution, what were the basic condition in which we have framed the Constitution, which values were there which were inspiring us to frame that kind of unique Constitution. All these things we have studied, and today we are going to study inheritance of the nationalist movement. यानी कि हमारी कंट्री ने जो चीजें टॉलरेट की, वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स till 200 years, right? So we were having colonial experience, and from you can say we were trying from the lot of years to get the freedom from the Britishers. So that nationalist movement that has provided us a vision, and that has shown us the way that which kind of constitution should be there for an independent nation. And for that thing only we have tried to include all those values in the constitutions which we have learned from the freedom struggle or nationalist movement, you can say. तो अभी देखो हम लोगों को बेसिकली क्या करना था कॉन्स्टिट्यूशन में. हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को सिर्फ अपने आइडियाज को दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करना था, थोपना नहीं था, बल्कि आपको क्या करना था, हमें एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विजन प्रोवाइड करवाना था जिसमें सभी लोगों के डिजायर, सभी लोगों की एस्पिरेशंस इंक्लूड होती हैं. क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम्स टॉलरेट करते आ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल टॉलरेट करते आ रहे थे, उसमें हम सभी को कहीं ना कहीं एक यूनाइट थ्रेड में हम लोगों को एक तरीके से बांध दिया था. सो उसी फ्रीडम स्ट्रगल से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, और उसी फ्रीडम स्ट्रगल ने कहीं ना कहीं, उसी नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हमें वे शो कर दिया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का होना चाहिए. अब देखो लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिकली किस पर बेस्ड होना चाहिए. सपोज आप वोटिंग राइट दे रहे हो, तो ऑन विच बेस यू शुड प्रोवाइड वोटिंग राइट टू योर सिटीजन्स. कि क्या आपको किस बेस पे वोटिंग राइट, आपको क्या सिर्फ प्रॉपर्टी ओन पर्सन को देना चाहिए, आपको क्या सिर्फ मेल मेंबर्स को देना चाहिए. तो हमने क्या किया, वी हैव रिजेक्टेड ऑल दोस थिंग्स एंड वी हैव अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देयर वाज अ वन मेजर क्वेश्चन आल्सो कि जो कंट्री होगी उसका सिस्टम शुड इट बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. बट हम लोगों को पता था कि अगर पावर अगर एक प्लेस पे सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली. दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. अब कुछ और क्वेश्चंस थे हमारे सामने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट की फॉर्म होगी वो कैसी होनी चाहिए. उसके अलावा ऐसी कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होंगी. Although the framers of the constitution, they were completely aware about the situation of the society, and they were aware that there are inequalities in the society. But अब constitution को क्या बात प्रोवाइड करवाना था कि we can't deny from the fact that inequalities are there, but which kind of methods we can use so we can overcome these kind of inequalities. और यही सारी चीजें, इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर देयर वर डिबेट्स, डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर रिफ्लेक्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ये सारी वैल्यूज हैं. गॉट इट? आई थिंक टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. बट अब देखो हमने क्या पढ़ा कि 9 ऑफ दिसंबर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी. दिस वाज द डेट 9 ऑफ दिसंबर 1946, जिस दिन हमारी मीटिंग फर्स्ट टाइम हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. बट अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होना कैसे चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई विजन तो होना चाहिए आपके पास, राइट? सपोज आप लोग जब 11th क्लास में आए तो आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की,
तो कुछ ना कुछ तो विजन होगा आपका, आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, आप लोगों को सोशल स्टडीज अच्छा लगता था, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ रीजन बट यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस तरीके का होना चाहिए, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी उसी पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, एंड द डेट वाज 11th of December 1946। ऑब्जेक्टिव, अब देखो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, टारगेट्स, दैट विच काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए 1946 में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया, राइट। यानी कि आप इसमें कौन कौन से प्रोविजंस इंक्लूड करना चाहते हो, और जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इन सारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि वहां हमने क्या दे दिया, हमने लोगों को कहीं ना कहीं वो विजन प्रोवाइड करवा दिया कि आपको इन सारी वैल्यूज को इंक्लूड करने वाले मेजर प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस करना है, राइट। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को क्या क्या देखना था कि आपको ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी एस्टैब्लिश करे, लिबर्टी एस्टैब्लिश करे, डेमोक्रेसी लेके आए, और एक ऐसी आइडेंटिटी लेके आए जिसमें हर एक पर्सन को फील हो कि यस आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, सो दैट अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सके, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे एक्सप्रेशन की फ्रीडम दे सके। गॉट इट। और ये तो हो गए क्या, लीगल प्रोविजन। क्योंकि देखो लिबर्टी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम लोगों ने क्या, एक जो कॉलोनियलिज्म एरा था उसको हम लोगों ने टॉलरेट किया था, ब्रिटिश की कॉलोनी थे हम। इक्वालिटी इसीलिए कहीं ना कहीं जरूरी थी कि हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटीज बहुत लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करती, तो उन सभी को ओवरकम करने के लिए इक्वालिटी स्टैब्लिश करना जरूरी था। डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस इतने ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नहीं थे, but even then we have tried to establish the best form of the government, that was democracy। और आइडेंटिटी क्यों जरूरी थी, ताकि कंट्री का हर एक पीपल जो आपकी सोसाइटी में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, वो फील करे कि इंडिया मेरा भी है। और सोवरेनिटी क्या, आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास ओनली कि सोवरेनिटी होती क्या है। हम लोगों ने 1950 से पहले इंडिया वाज नॉट द स्टेट, क्योंकि हमारी खुद की क्या नहीं थी, हमारी इंडिपेंडेंस खुद की नहीं थी इन आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो इंडिया को एक सोवरेन स्टेट भी बनाएगा। गॉट इट। I think the basic points of the objective resolution, the main goal of the objective resolution is clear to all of you, right? और इसके अलावा जो ये तो हो गए आपके कौन से एस्पेक्ट्स हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन आपको करने थे। अब कुछ मॉरल कमिटमेंट भी थे सोसाइटी के लिए कि हम लोगों ने क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, वी विल इंक्लूड दोज प्रोविजन सो दैट वी कैन फुलफिल द प्रोमिसेस which we have done to the people of the country in the freedom struggle or in the freedom movement। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हम लोगों ने, अगर आप लोगों को इंक्लूड करो फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आपने कुछ ना कुछ विजन तो दिया होगा ना कि फ्रीडम के बाद आपको ऐसा नेशन मिल जाएगा, राइट। सपोज आप पोल साइंस ही पढ़ रहे हो, आप विजन के साथ पढ़ रहे हो कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया तो आप ये गोल अचीव कर लोगे। सपोज आप सिविल्स की तैयारी करोगे, सिविल सर्विसेज की, तो आपका क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो विजन हमने आप लोगों को दिखा दिया। इन द सेम मैनर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग ही, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में लोगों को दिखा दिया था कि किस टाइप की कंट्री होगी हमारी। तो उसी मॉरल प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट था, दैट विच काइंड ऑफ कंट्री वी विल बी हैविंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। सो अब देखो इसीलिए हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक। आई एम रिपीटिंग दीज टर्म्स अगेन। इंडिपेंडेंट देखो क्या होता है, दैट वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर एबल टू टेक आवर डिसीजंस ऑन बाय ऑन। Sovereign, internally and externally completely free from any kind of control, external control.
यानी आपके पास कोई ऐसी कंट्री नहीं, आपके पास किसी और कंट्री का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास इज ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट। ये होती है आपकी मोनार्की के ऑपोजिट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज ऑन हेरिडेटरी पोजीशन, बट रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा और रिपब्लिक होगा। गॉट इट। उसके बाद क्या होगा, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ ईस्टर्न ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट एज आर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। यानी कि इंडिया किनसे मिलकर बनेगा, वो सारे पार्ट जो कभी ना कभी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट थे। इंडिया के जो स्टेट्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोविंसेस के अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी थे, और वो जो सारे पार्ट जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया से बाहर थे, उन सभी को मिला के आपने क्या बना देना है, इंडिया बना देना है। आफ्टर दैट टेरिटरीज फॉर्मेशन द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स। अब देखो यहां जो हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, की आपकी पावर सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। यानी यहां आपकी पावर कैसी होंगी, आपके जो स्टेट्स होंगे और उसकी जो यूनिट्स होंगी, यूनियन मतलब यहाँ पे सेंटर के लिए यूज हो रहा है, एंड ऑटोनॉमस यूनिट्स किसके लिए, स्टेट के लिए यूज हो रहा है। जो हमारे यहां मैं जिस स्टेट की बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया, and exercise all the power and functions of the government and administration except these assigned to be vested in the union। अब देखो हमने क्या स्ट्रक्चर किया हुआ है हमारी कंट्री का, कि हमारे जो स्टेट्स हैं दे आर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमस लिबर्टी फ्रीडम। तो क्या होगा, ऊपर सेंटर भी ऑटोनॉमस होगा और स्टेट्स भी ऑटोनॉमस होंगे, बट इवन देन क्या होगा, कुछ आइडियाज ऐसे होंगे कि ऑल दो ऑटोनॉमस आइडेंटिटी होगी, बट हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जो यूनाइटेड होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेंटर के सारे प्रोविजन स्टेट पे इंपोज हो जाएंगे। उसके अलावा all powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people। और जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वो कहां से मिलेगी, फ्रॉम द पीपल ओनली। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में अगर आप प्रियम्बल स्टडी करते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दिस लाइन सिग्निफाइज or describes the importance of the people, and this clearly states that the final power in India rests within its citizens only। इसीलिए हम लोगों ने यहां भी मेंशन किया कि फाइनल पावर किसके पास होगी, इन द पीपल ओनली। उसके अलावा ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आप क्या कराओगे उनको, एक आप जस्टिस प्रोवाइड कराओगे थ्री स्फीयर्स पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इक्वालिटी होगी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलेगी, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के फ्रंट में आप सभी इक्वल हो गए। फंडामेंटल फ्रीडम होगी आपके पास, कौन कौन सी, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने बिलीफ्स को, फेथ्स को वर्शिप कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, वोकेशन, एसोसिएशन, मतलब आप यूनियंस वगैरह बना सकते हो, और जो भी लॉ और पब्लिक मोरालिटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, वी आर फ्री। समझ आया। और ये सारी की सारी लाइंस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू आर लुकिंग अराउंड द प्रियम्बल, आपको ये चीजें विजिबल हो जाती हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सोर्स आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द माइनॉरिटीज, बैकग्राउंड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड। अभी देखो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, इनइक्वालिटीज वाज एग्जिस्टिंग, इनइक्वालिटी वाज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, एंड पीपल हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड दैट इंडिया शुड ओवरकम फ्रॉम इट। इसीलिए हम लोगों ने क्या कोशिश की, जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, माइनॉरिटीज पीपल हैं, आप सभी को क्या करोगे, उन जो आपकी सोसाइटी के डिप्रेस्ड पीपल हैं, आप उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करवाओगे ताकि वो भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाए। उसके अलावा क्या होगा कि इंटीग्रिटी होगी, रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सीज, एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। यानी कि आप क्या करोगे, इंटीग्रिटी को बना के रखोगे। इंटीग्रिटी मतलब जो आपकी यूनिटी है, कहीं ना कहीं आप उसको बना के रखोगे।
Got it? Along with that, the land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. यहाँ हमारा जो गोल ये क्या शो करता है? These lines show that we are from the country of बुद्धा, जहां हम बिलीव करते हैं इन द नॉन वायलेंस, राइट? हम क्या करेंगे कि जो हमारी लैंड होगी, जो हमारा नेशन होगा, जो हमारा स्टेट होगा, वो क्या करेगा? सिर्फ अपने पीस के लिए बात नहीं करेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पीस के लिए बात नहीं करेगा. इट विल बी टॉकिंग फॉर वर्ल्ड पीस ऑल्सो एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. यानी पूरी की पूरी जो मानव जाति होगी उसके वेलफेयर के लिए वर्क करेगा. So you can think that how broad vision Pandit Jawaharlal Nehru has presented in the form of objective resolution. कि आपको एक ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देना है कि जो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में टॉय बन के रह जाए, खिलौना बन के रह जाए. Instead of that, we will have to frame that kind of constitution which will be reflecting the ideas of each and every person and which will not be narrow-minded thinking, right? Which will not be based on the narrow-minded thinking. We will not be thinking about India only, but we will try to create a balance in world also, and we will be working for world peace as well, for the whole mankind also. This was the objective resolution that was presented by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly of our country in 1946 and the date was 11th of December 1946. याद रहेगा? अभी देखो, अब हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए वो क्या थे? आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर टू यू. अब जो अरेंजमेंट करने थे गवर्नमेंट के वो कैसे होंगे, राइट? अब अगर आपको गवर्नमेंट के अरेंजमेंट करने हैं तो वो भी कैसे होने चाहिए? दे शुड बी डेमोक्रेटिक, है ना? और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? इसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने डिवोट कर दिया. हम लोगों ने कैसे डिवोट किया कि हम लोगों ने वेरियस इंस्टीट्यूशन जो बनाए थे, दैट वर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. हम लोगों ने क्या किया कि आप इनके बीच में डिवीजन कैसे करोगे पावर का, उसके लिए हमने दो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए. वो सिस्टम कौन कौन से यूज किए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल अरेंजमेंट. अब देखो, पार्लियामेंट्री क्या होता है? पार्लियामेंट मतलब जहां पे दो टाइप की आपको एग्जीक्यूटिव मिलती है. वन इज रियल एंड सेकेंड इज नॉमिनल. रियल मतलब जो आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और जो नॉमिनल दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो हम लोगों ने क्या किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की, जिसमें हमारे यहाँ टू टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है. अलोंग विद दैट हम लोगों ने क्या सिस्टम, इसके बारे में हम और नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे डीपली, डोंट वरी फॉर दैट. उसके बाद है फेडरल अरेंजमेंट. अब फेडरलिज्म इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड द होल चैप्टर फेडरलिज्म, राइट? तो फेडरल क्या होता है? फेडरल मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनिट एंड इट्स पावर्स, बिटवीन यूनिट एंड इट्स जो उसकी ब्रांचेस होते हैं. यूनिट मतलब यहां हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? इंडिया, राइट? यू कैन से यूनिट एंड इट्स पार्ट या फिर सेंटर एंड इट्स यूनिट्स. ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो आपका सेंटर है और उसकी जो यूनिट्स हैं, जो हमारे स्टेट बने हुए हैं, उनके बीच में पावर का डिवीजन. गॉट इट? ये टू इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करवा दिए. उसके अलावा हम लोगों ने क्या बोला कि देखो, हमने डिवीजन इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, जो डिवीजन हुआ है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं और वर्टिकली भी हुआ है. हॉरिजॉन्टली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब जिनका लेवल सेम होगा, यानी कि जो जिन गवर्नमेंट का लेवल सेम होगा. उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया? हमने लेवल, ऐसी गवर्नमेंट के बीच में भी पावर डिवाइड की जिनका लेवल डिफरेंट है, हायरार्किकल सिस्टम है. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट? अब देखो, एक इस तरीके का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे तो इंडियन पीपल डिड नॉट हेजिटेट टू टेक एक्सपीरियंसेस ऑफ एनी अदर कंट्री. मतलब हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो पहले कभी किसी ने की ही ना हो, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया? वी हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. और इसीलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए. एंड जस्ट फॉर दैट सम पीपल क्रिटिसाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट्स अ बोरोइंग बैग ओनली, कि आपने इसमें अपना कुछ नहीं डाला, आपने दुनिया भर की चीजों से, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को बोरो किया और कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस कर दिया, राइट? अब इसके बाद देखो क्या होता है, बट दिस इज नॉट अ इमिटेशन ओनली.
आपने इमिटेट नहीं किया, जस्ट ओनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने जो भी प्रोविजंस मेंशन किए, फर्स्टली वी हैव चेक्ड देम, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड and debated over all the topics. After that, with the full majority acceptance, and after the analyzing all of the situation, that whether this thing will be able to work in India or not. It means everything we have checked from Indian perspective, from Indian social, political, economic perspective, कि ये चीजें इंडिया में वर्क करेंगी या नहीं करेंगी. इसलिए हम लोगों ने जस्ट रेकलेसली इमिटेट नहीं किया चीजों को, अंधाधुंध सिर्फ नकल नहीं किए किसी की, बल्कि सारी चीजों को अपनी सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा. आफ्टर दैट वी हैव if we felt that yes, these things are working for India, only then we have placed all those things in the Indian constitution. I think till here everything is clear to you. अब देखो एक क्वेश्चन यही है कि was it's a borrowed constitution, then why would we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीजें बोरो की हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम खुद का एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते कि हमें कुछ भी चीज बाहर से लेने की जरूरत ना होती. So this answer, I am leaving you with this question, and the answer I will be discussing in the next video. I hope till here everything is clear to you. And next thing, some few of the topics which are remaining, we will discuss in the next video. Till then, keep studying, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.